नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम कवर करने वाले पूरा मध्यकाल, मतलब जो फिफ्थ सेमेस्टर बीए का पेपर आने वाला है इस बार, पूरा मध्यकाल हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग पेपर मुझे लग रहा है आपका 20 से ही होगा, सेकंड पेपर। और ये उसका फर्स्ट टॉपिक नहीं, लेकिन उसी में से एक टॉपिक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन जो भी आप कह सकें, क्योंकि ये पेपर में आएगा, हर हालत में आएगा। ये पेपर में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि मैं पिछली बार भी कई सारे क्वेश्चन बताया था जिसमें से लगभग आया ही था। तो मैं एक बार कहूँगा इसको आप तैयार करके जाइएगा। बाजार नियंत्रण नीति लॉन्ग में पूछ सकता है, और जाहिर सी बात है कि पूछना भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लेन ही करना है, आगे क्या है। तो क्या था इसकी नीति, देखते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन करता है। ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अपनी बाजार नियंत्रण नीति के माध्यम से आर्थिक सुधार एक अनूठी मिसाल कायम की। यह नीति मुख्य रूप से सैन्य विस्तार और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख फिरोजशाही इस नीति की प्रमुख स्रोत है। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन का लक्ष्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा शासक रहा जिसने एक बहुत बड़ी सेना सल्तनत काल में खड़ी की, और उस सेना को मैनेज किया। मतलब सेना खड़ा करना, मान लीजिए आप कोई भी शासक होता सेना खड़ा कर लेता, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से नहीं चला पाता। और अलाउद्दीन खिलजी की बहुत व्यवस्थित मतलब नीति रही, बाजार नीति, जिससे उसके सैन्य व्यवस्था कायम हो सकी और चला। चलिए आगे देखते हैं। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य राजकोष पर अतिरिक्त बल डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। उन्होंने बाजार को नियंत्रित कर वस्तुओं की कीमतें तय की, जिससे सेना को सस्ते दामों पर अनाज, कपड़े और अन्य सामग्री उपलब्ध हो सकी। यह नीति दिल्ली और उसके आसपास के बाजारों पर केंद्रित थी, जहां सहारन राजकीय बाजार की स्थापना की गई। नीति का जो प्रशासनिक ढांचा क्या था, मतलब इस नीति, कोई भी नीति अगर चलेगी तो उसको संचालित करने वाले अधिकारी और मतलब क्या व्यवस्था रही। तो बाजार नियंत्रण नीति का दायित्व दीवान रियासत के पास था, जिसका प्रमुख सहना ए मंडी याकूब थे। याकूब को विशेष अधिकार दिए गए थे और उनके अधीन सख्त निगरानी के लिए कई अधिकारी नियुक्त किए गए थे। बर्नी बताते हैं कि अलाउद्दीन ने 12 बाजारों की स्थापना की, जिसमें अनाज बाजार, कपड़ा बाजार, घोड़े बाजार, दास बाजार आदि शामिल थे। व्यापारियों को दिल्ली से बाहर के उत्पादों को बिना अनुमति बेचने की मनाही थी। हिंदू व्यापारियों पर 10% और मुस्लिम व्यापारियों पर 5% कर लगाया गया। वस्तुओं की कीमतें सख्ती से तय की गई। उदाहरण स्वरूप गेहूँ 75 जौल प्रति मन, गेहूँ 7.5 जौल प्रति मन, चावल 6.5 जौल प्रति मन, और घोड़े की कीमतें 100-500 टंके तक सीमित रखी गई। आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए सरकारी गोदाम को सराय कहा जाता था, सरकारी गोदाम बनाए गए जहां किसानों को अनाज बेचना अनिवार्य था। निगरानी के लिए बरीद, गुप्तचर, सहना ए मंडी, मौस्तफी और नाधिर जैसे अधिकारी तैनात थे। नियम भंग करने वालों को कठोर दंड मिलता था। बर्नी वर्णन करते हैं कि यदि तौल में कमी होती थी तो अपराधी का मांस काटकर तौल दिया जाता था। इस प्रकार नीति की सफलता सख्त प्रशासन पर टिकी हुई थी। मतलब एक बर्नी ही लिखते हैं कि मतलब ये स्थिति आ गई थी इस नीति आने के बाद। व्यापारियों के लिए नीति मतलब बेकार रही, क्योंकि बहुत सख्ती से चीज़ें मनवाई जा रही थी और व्यापारी मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। तो बर्नी लिखते हैं कि इतना मतलब व्यापारी इतना इस नीति से त्राहिमाम हो गए थे कि उन्होंने व्यापार करने से अच्छा आत्महत्या करना मतलब आगे रखा। प्रेफरेंस अगर उनको दी जाती तो आत्महत्या कर लेते, लेकिन व्यापार नहीं कर सकते थे इस नीति के तहत। ये कथन लिखता है कि ये कथन अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन व्यापारियों की दुर्दशा को दर्शाता है। नीति लागू करने के क्या कारण रहे? अलाउद्दीन खिलजी की यह नीति आर्थिक सामाजिक चुनौतियों का समाधान थी।
प्रथम, उनकी सेना विशाल और महंगी थी। मंगोल आक्रमणों के कारण सैनिकों की संख्या 6 लाख तक पहुंच गई थी, जिसके लिए सस्ती वस्तुओं की आवश्यकता थी। बर्नी के अनुसार सैनिक को नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन महंगाई से उनका जीवन कठिन हो रहा था। दूसरा, व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी और कालेबाजारी प्रचलित थी। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कीमतें आसमान छू रही थी, जिससे सैनिक और आम जनता प्रभावित हो रही थी। जाहिर सी बात है, अगर तनख्वाह आपको मिल भी रही है और अभी वर्तमान सरकार भी ऐसे ही करते चली जाए, महंगाई करते जाए, भले आपको तनख्वाह टाइम पे दे रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, लेकिन अभी एक एक अलग लेवल की महंगाई जो समाज में व्याप्त है वो बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो कुछ व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेगी ना। तीसरा, सामाजिक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक था। नीति से आवश्यक वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध कराई गई, जिससे असंतोष कम हुआ। चौथा, वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। घटिया माल और नकली वजन की रोकथाम के लिए निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई। कुल मिलाकर यह नीति सैन्य, वित्त पोषण, महंगाई नियंत्रण और सामाजिक न्याय का माध्यम बनी। नीति के प्रभाव क्या रहे? सैनिक और राज पर सकारात्मक प्रभाव रहे नीति के। इस नीति का सबसे बड़ा लाभ सैनिकों को मिला। तय कीमतों से सेना को सस्ते दामों पर भोजन और कपड़े मिलने, जिससे सैनिक संतुष्ट रहे। बर्नी का मानना है कि इससे अलाउद्दीन के विजय अभियान, जिससे दक्षिण भारत पर आक्रमण में सफलता मिली। राज्यों को अप्रत्यक्ष कर स्रोत प्राप्त हुआ। व्यापार करों से राजस्व बढ़ा। प्रत्यक्ष कर बढ़ाने के विकल्प सीमित होने पर यह आय महत्वपूर्ण साबित हुई। सेना का बजट नियंत्रित रहा, क्योंकि बाजार दरें पहले से कम थी। इतिहासकार का मत है कि इसने एक विशाल सुसज्जित सेना का निर्माण संभव बना दिया। व्यापारियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव रहा। व्यापारी को तय दामों और कठोर दंडों से हतोत्साहित किया गया। लाभ मार्जिन कम होने पर व्यापारी विचलित हुए। बर्नी लिखते हैं कि व्यापारी का जीवन इतना अप्रिय हो गया था कि वो मृत्यु की कामना करने लगे। यह कथन अतिशयोक्ति हो सकती है, किंतु व्यापारियों की निराशा स्पष्ट है। कृत्रिम अर्थव्यवस्था बनी, जो अलाउद्दीन के जीवन काल तक चली। व्यापार प्रोत्साहन की बजाय नियंत्रण प्रधान रहा। कृषकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। इतिहासकार मोरलैंड के अनुसार नीति अमीरों को रिढ़ाने का माध्यम बनी, लेकिन किसानों को उनके अनाज से वंचित कर दिया गया। दिल्ली से दूर रहने वाले किसानों को सरकारी दरों पर अनाज बेचना पड़ता था, जबकि बाजार मूल्य अधिक होता था। बड़े शहरों तक अनाज पहुंचाना सरल हुआ, किंतु लाभ सीमित कर दिया गया। ये जो कथन है कि बड़े शहरों तक माल पहुंचाना मतलब सरल हुआ, इसमें बर्नी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपको सामान अपना बेचना है, आपके क्षेत्र से सामान लाके दिल्ली बेचा जाएगा, परंतु उसका जो रेट है वो सरकारी ही होगा। इससे ये फ़ायदा हुआ लोगों का, मतलब अनाज उनका सरल हो गया, यातायात सरल हो गया, लेकिन फिर भी उनको जो सामान था वो सरकारी दामों पर बेचना पड़ता था। सरकारी दामें इतने कम थे कि किसान भी बहुत एकदम त्राहि त्राहि कर रहे थे, किंतु लाभ सीमित कर दिया। किसानों की आय घटी, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला मजबूत बनी। आपूर्ति श्रृंखला इन्होंने क्या किया था कि जैसे आप इनसे व्यापार कर रहे हैं तो ये आपको एडवांस पैसा दे देते थे। जो भी आप जैसे माल बेच रहे हैं तो आपको ये पहले उस माल का पैसा दे रखे हैं। अब आपने ये दे रखा है माल, इसका तो पैसा पा गए और फिर जो आने वाला उसका भी पैसा, तो आप मजबूरन इनसे व्यापार करें, क्योंकि आपको पैसा तुरंत मिल रहा है। और व्यापार में एक यही चीज़ है कि पैसा मिल रहा है तो लोग काम करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। नीति की विशेषताएं क्या रही? नीति की प्रमुख विशेषताएं थी सार्वजनिक मूल्य सूची, कठोर दंड। जितने भी सामान थे, मतलब लगभग 22 ऐसे सामान थे जिनकी तो व्यवस्था एकदम कर दी कि ये इतने का ही मिलेगा, और ये सूची सार्वजनिक थी, मतलब सबको पता है कि क्या कितने का मिल रहा है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बेईमानी नहीं कर सकता था ना। नीति की प्रमुख विशेषता थी सार्वजनिक मूल्य सूची, बेईमानी करने पर कठोर दंड व्यवस्था, व्यापक निगरानी तंत्र और सरकारी गोदाम। यह प्राचीन काल की पहली व्यवस्थित मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, जो आधुनिक अर्थशास्त्र की याद दिलाती है। अलाउद्दीन के शासन में यह आर्थिक अनुशासन और सामाजिक संतुलन निश्चित करने वाली रणनीति सिद्ध हुई। हालांकि यह सुल्तान केंद्रित थी और बाद में ढह भी गई। उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने इसे समाप्त कर दिया, फिर भी यह दिल्ली सल्तनत के केंद्रीकरण का प्रतीक बनी।
अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये आएगा ज़रूर पेपर में। शॉर्ट में मैं तो शॉर्ट में नहीं पता मुझे, लेकिन लॉन्ग में इस ये पूछेगा आपसे, और मैं तो कहूँगा आप इसको तैयार करके जाइएगा। मैं एक एक अभी इसलिए डाल रहा हूँ वीडियो, क्योंकि शॉर्ट मतलब 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो और जो पड़ रहा है तो लोग देख रहे हैं, और आप जैसे जैसे रिस्पांस आता जा रहा है फिर मैं वैसे वैसे सारे टॉपिक में तैयार करके मैं अपलोड करते चला जाऊँगा, और फिर मैं लास्ट में वही मैं आपको 18 तारीख तक एक बड़ी वीडियो दूंगा यही सारे टॉपिक इंक्लूड करके, जिसमें आपको एक पूरा एक ही वीडियो में मिल जाएगा और आप मतलब देख लेंगे। तो क्योंकि पिछली वाली जो वीडियो थी उससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, और मैं कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों को फ़ायदा होते रहे बस। तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद जय भारत। और ये वीडियो आप लोग देखिए, और क्या।